गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 3 चल रहा है क्लास 7 का। और इस चैप्टर में हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में अंगोरा रैबिट तक पढ़ लिया था, जिससे हमें वूल मिलता है। अब हम पढ़ेंगे वूल प्रोडक्शन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वूल हमने अलग अलग एनिमल से लिया उसको कैसे फैब्रिक में बनाया जाता है, उसको मतलब हम कैसे लेते हैं एनिमल से, क्या क्या प्रोसेस लगते हैं। The hair or fur that we get from animals is cleaned, processed and woven into oil। अब देखिए, जो हेयर और फर हमने एनिमल्स में से लिए थे, सबसे पहले क्या करते हैं, एनिमल्स को लाया जाता है, उन्हें क्लीन किया जाता है, ठीक है। फिर प्रोसेस्ड का मतलब है कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, यहाँ पे जो दो आपको पर्सन्स दिख रहे होंगे इस डायग्राम में, ये इलेक्ट्रिक शेव से इसको शेव आउट करते हैं, उसकी पूरी बॉडी को। जो एनिमल हमने लिया है, यहाँ पे शीप्स लिए दो, तो इन शीप्स को क्या कर रहे हैं ये दोनों पर्सन्स, जो इनके हाथ में इलेक्ट्रिक रेजर्स है, इससे इसके सारे फर को, इसके हेयर को सब क्लीन आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। एंड वोवन इनटू ऑयल, और फिर उन्हें बुना जाता है वूल के धागों में, ठीक है, ऊन के धागों में बुना जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वूल प्रोडक्शन, और इसी प्रोसेस को हम वूल प्रोडक्शन कहते हैं। पूरा एनिमल्स को लाना, उन्हें क्लीन करना यानी शेव करना, और फिर जो हमें फर्स और हेयर्स मिले हैं उन्हें ऊन के धागों में उनको भूनना। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वूल प्रोडक्शन। लेट अस लुक वन बाय वन। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। अब है ना, ये सारे बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वूल प्रोडक्शन में, यानी कि जो ऊन के गोले हमें बाज़ार में अवेलेबल होते हैं, उनको कैसे, उन तक कैसे उसको पूरा बनाया जाता है, इसमें अलग अलग प्रोसेसेस लगते हैं। तो अब हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है शेयरिंग। लुक एट फिगर 3.7 बिलो। व्हाट डू यू थिंक द मैन इन द पिक्चर आर डूइंग। अब देखिए, यहाँ पे हमें इस पिक्चर को देखने को बोला है, और हमें इस पिक्चर को देखने के बाद क्या लगता है कि ये आदमी क्या कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज़ हेल्पिंग और हर्टिंग द शिप। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये शिप को या तो हर्ट कर रहे हैं या हेल्प। अब या हेल्प कर रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं शिप को। वाई शुड दिस एक्टिविटी बी डन इन समर और विंटर। और ये जो कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये एक्टिविटी हमें किस सीज़न में करनी चाहिए। द सुपरफिशियल रिमूवल ऑफ हेयर और फर ऑफ एन एनिमल इज़ कॉल्ड शेयरिंग। अब देखिए, सुपरफिशियल मतलब कि अपने रिमूवल नेचुरली नहीं हो रहा ना, यहाँ पे इनका जो फर रिमूव हो रहा है इनकी बॉडी से, हम मेन कर रहे हैं तो इसलिए सुपरफिशियल बोलेंगे। तो क्या करना, इनकी एनिमल्स की बॉडी पे से इनके जो फर और जो हेयर है, इसको रिमूव आउट करना ही शेयरिंग कहलाता है। शेयरिंग यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर। अब ये जो शेयरिंग है, यानी इनके बालों का जो ये हटना है, ये कब करते हैं ये लोग, या तो बाहर के मौसम में करेंगे, स्प्रिंग सीजन में या समर सीजन में। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप बट एक्चुअली हेल्प्स देम। अब जो शेयरिंग है ये शिप्स को हर्ट नहीं करती, बल्कि और उनकी मदद करती है। कैसे कर रही है भाई, हम तो इनके बाल हटा रहे हैं, फर हटा रहे हैं, तो कैसे इनकी मदद करना हुई। बिकॉज इट रिमूव्स द फर दैट मेक्स देम फील हॉटर इन समर। अब शेयरिंग के प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके फ़र को रिमूव आउट कर रहे हैं। अब फ़र क्या करते हैं, वूल आपको पता है ये गर्म होता है, गर्मी को जो है हीट को ट्रैप कर लेता है, और इंसान की जो बॉडी है उसको, एनिमल की बॉडी को गर्म रखता है। तो सोचिए आप, अगर गर्मियों में भी इन शीप्स की बॉडी पे ही फर रहेंगे तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, ऊपर से कितने ज़्यादा इनकी बॉडी गर्म हो जाएगी, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसलिए स्प्रिंग सीजन में, समर सीजन्स में शीप्स के जो हेयर है उनको रिमूव आउट कर दिया जाता है। द फॉलन और लूज हेयर ऑफ द शीप इज़ ऑल्सो कलेक्टेड एंड यूज टू मेक वूल। अब जो इनके बाल जो थे शीप्स के जो गिरे, ठीक है, जब हमने इनको रिमूव आउट करा रेज़र से, इलेक्ट्रिक रेज़र से, तो जो ये बाल हमें मिले, फर मिला, उसको हम वूल बनाने के काम में लेते हैं। द सेकेंड वन इज स्कोरिंग। द प्रोसेस बाय विच शॉर्न हेयर इज़ वॉश टू गेट रिड ऑफ dirt, dust and grease is called scoring। अब देखिए, जो शॉर्न हेयर थे, यानी जो हमने शेयरिंग करी, यानी कि रिमूव आउट करा हेयर उसकी बॉडी से, शीप की बॉडी से, फिर जो हेयर हमें मिले उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको धोने का प्रोसेस, ताकि जो गंदगी, डर्ट उसके ऊपर इकट्ठी हो गई है वो रिमूव आउट हो जाए। तो इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं। स्कोरिंग इज़ यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। स्कोरिंग में मशीन की हेल्प से की जाती है। ग्रेडिंग। आफ्टर द वूल इज़ कलेक्टेड एंड क्लीन्ड इट्स नीड टू बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। अब देखिए, हमने क्या करा, बहुत सारी शीप्स थी, जब हम लोग वूल बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, तो एक शीप को तो लेते नहीं हैं, बहुत सारी शीप्स को लेते हैं।
तो ग्रेडिंग का मतलब होता है कि जो हमें वूल हमें मिला, हमने इकट्ठा करा, उसको स्कोर करने के बाद, धोने के बाद, तो उसको सॉर्टेड यानी कि जमाई है उसकी अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के बेसिस पर जमाना ही ग्रेडिंग कहलाता है। वूल क्वालिटी डिफर्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कलर, टेक्सचर एंड इट्स एबिलिटी टू गेट डाइड। अब देखिए कैसे डिफ़र कर रही हैं वूल क्वालिटी। हमने तो बोल दिया कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग जमाइए। अब क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वूल में? तो जो वूल है वो एक दूसरे से अलग होता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, उसकी लंबाई, धागे की जो हेयर हमें मिला शीप की बॉडी से वो कितना लंबा है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, और एबिलिटी यानी कि आप देखते ही होंगे हमें स्वेटर्स वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो उसकी इस एबिलिटी को कि वो डाई हो पाता भी है या नहीं, तो इन एबिलिटीज़ पर वो डिफ़र करता है एक दूसरे से। सो द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फीचर्स इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग। अब यही प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि उसके फीचर के अकॉर्डिंग वूल को अलग अलग ग्रुप आउट करना यानी अलग अलग अरेंज करना ही ग्रेडिंग कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डाइंग। द नेचुरल कलर ऑफ शीप एंड गोट हेयर इज़ वाइट, ब्राउन और ब्लैक। अब देखिए जो नेचुरल कलर होता है फर्स का, हेयर्स का, जो हमें गोट और शीप से मिल रहा है, वूल, ऊन जो मिल रहा है, उसका या तो वाइट होगा या ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। एंड इट नीड्स टू बी डाइड टू गेट वूल इन डिफरेंट कलर्स। अब देखिए अगर हमें अलग अलग कलर्स का वूल लेना है तो ये ज़रूरी है कि हम उसे रंगें। द प्रोसेस ऑफ कलरिंग वूल इज़ कॉल्ड डाइंग। अब यही प्रोसेस, क्या प्रोसेस कि हम वूल को कलर कर रहे हैं, डाइंग कहलाता है। डाई करना, ठीक है, हम लोग बालों को भी डाई करते हैं, तो वैसे ही वूल को, जो ऊन के धागे हैं, रेशे हैं, उन्हें डाई करना ही डाइंग कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ड्राइंग यानी सुखाना। आफ्टर बीइंग वॉश्ड एंड डाइड वूल इज़ पास थ्रू रोलर्स टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। अब देखिए डाई करने के बाद, क्लीन करने के बाद, इन दोनों में ही पानी का इस्तेमाल होता है, तो फिर इसको क्या किया जाता है, रोलर्स में भेजा जाता है। देखिए यहाँ पे ये रहा रोलर्स, ऐसे रोलर्स में भेजा जाता है ये वॉश और डाई करने के बाद, ठीक है, रोलर्स में भेजा जाता है ताकि क्या हो, जो एक्स्ट्रा वाटर हो इनके वूल्स के धागों के बीच में वो रिमूव हो सके। द ड्राइड वूल इज़ देन वेट एंड पैक्ड इनटू बेल्स टू बी सेंड टू द मिल्स। अब जो सूखा हुआ ऊन के जो हमें ऊन मिला, उनको क्या किया जाता है, पैक कर दिया जाता है। पहले तो उनका वज़न नापा जाता है कि वो कितने किलो का है या कितने पाउंड का है, फिर उनको बेल शेप में ऐसे तेल की तरह लगा दिया जाता है, फिर उसको क्या है अलग अलग मील्स के अंदर भेजा जाता है। वहाँ ये जो बेल शेप है, जो दरी जैसा है, चादर जैसा वूल, देखिए यहाँ पे ब्लैंकेट जैसा, इससे धागे निकाल सकें और उन धागों को ऐसे हम लोग बॉल शेप में बना सकें। ये सारा प्रोसेस आगे का मील्स में होता है, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ ये सारा प्रोसेस होता है। सो फ्रॉम बेल्स टू क्लोथ। अब बेल्स कहेंगे इनको, जो तय हुई हुई है ना एक के ऊपर एक, इसका गट्ठा, इसको बेल्स बोलेंगे। टू क्लोथ्स, अब ये सारे जो, अब इन बेल से जो क्लोथ्स बनते हैं वो मील्स और फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। इन द मील्स द वूल फाइबर इज़ मेड इनटू yarns एंड देन मेड इनटू ए क्लॉथ फैब्रिक। अब देखिए yarns यही होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको वूल yarn, ये इसके धागे वगैरह, तो इससे क्या होते हैं, जो ये बेल है इसको मील्स के अंदर ले जाके रोलर से, और जो भी प्रोसेस लगता है ऐसा देखिए धागों से इनको yarns में बदल दिया जाता है। फिर इन्हीं yarn से क्या बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, जैसा हमने हमारे घरों पे हमारी दादी वगैरह इनको देखा होगा बुनते हुए। द बेल्स ऑफ वूल आर वॉश्ड वंस अगेन टू रिमूव डर्ट्स। अब देखिए जो बेल्स ये गई ना यहाँ से, इनको देखिए एक बार और वॉश किया जाता है ताकि जो थोड़ी बहुत गंदगी अगर रह गई हो तो वो भी रिमूव हो सके। देन दे आर देन पास थ्रू ए मशीन दैट कॉम्स एंड लूज थ्रू फाइबर्स, वूल फाइबर्स। अब देखिए यहाँ पर एक मशीन दे रखी है, ये मील की है एक्चुअली। रोलर्स जो होते हैं, ये जो ऊपर रोलर्स दिख रहे हैं ना, ये तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे फार्म वगैरह में, जहाँ पे रियरिंग की जाती है, शीप्स की उधेड़ा जाता है। लेकिन ऐसी रोलर्स के नीचे देखो यहाँ पे कॉम्ब, जिसे हमारे कंघे के दाने होते हैं ना, कॉम्ब के ऐसे दानों वाले रोलर्स लगे होते हैं मील्स के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ धागे बनाए जाते हैं इसकी बेल से। तो क्या करता है, जैसे हम हमारे बालों में कंघा करते हैं, कंघा करने पे एक एक बाल अलग अलग हो जाता है ना, वैसे ही इन रोलर्स के अंदर बेल्स को लगाया जाता है और पास आउट करवाया जाता है ताकि जो शीप्स का एक एक फाइबर है वो भी अलग अलग हो सके। द कॉम्ब फाइबर्स आर फर्दर ट्विस्टेड इनटू थ्रेड्स ऑफ वूल कॉल्ड वूल यार्न। अब देखिए ये जो कॉम्ब फाइबर आया, इसको रोल आउट किया जाता है ऐसे, और यही क्या कहलाता है, वूल यार्न कहलाता है। The yarn is wounded into balls of wool which is either sold or as such or are knitted or woven to make woolen fabrics। अब देखिए ये जो बॉल बनाई, इनको ऐसे या तो बाज़ारों में बेच दिया जाता है या फिर इन्हीं फैक्ट्रीज़ के अंदर इन्हें वूलन क्लोथ्स इनसे बना लिए जाते हैं।
फिगर 3.8 शोज़ द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन वूल प्रोडक्शन। अब इस फिगर 3.8 के अंदर सारे स्टेप्स दे दिए गए हैं कि वूल प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या स्टेप्स लगते हैं। बहुत इजी है वूल प्रोडक्शन। पहला है शेयरिंग, कुछ नहीं है शेयरिंग, सिर्फ इनको उधेड़ना, इन जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी से इन फर को निकालना, शेयरिंग प्रोसेस में आता है। फिर है स्कोरिंग। अब क्या है, जो हमने इनसे बाल लिए हैं इनको धोना ही स्कोरिंग कहलाता है। फिर ग्रेडिंग यानी अरेंज करना क्वालिटीज़ की बेसिस पर वूल को, कितना लंबा है, कौन सा कैसा है, छोटा है, कितना मजबूत है, इस अकॉर्डिंग इन्हें जमाना ग्रेडिंग कहलाता है। फिर आगे डाइंग यानी उन्हें रखना और रंगना। नाउ आया ड्राइंग यानी उन्हें सुखाना। ठीक है, ये तो सारे फार्म्स के अंदर ही हो जाते हैं। फिर बेल्स बना दिए जाते हैं, ये बेल्स कहलाते हैं, इसी तय बना देना। फिर इन्हें मील्स में लाके बाकी का प्रोसेस मील्स में होता है। ठीक है, इन बेल से धागों तक बनना। नाउ हेल्थ हज़ार्ड्स इन वूल प्रोडक्शन। अब हम हेल्थ हज़ार्ड्स पढ़ेंगे वूल प्रोडक्शन में क्या क्या हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं। द बिगेस्ट हेल्थ हज़ार्ड फेस्ड बाय पीपल वर्किंग इन द वूल इंडस्ट्री इज एंथ्रेक्स, ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट वूल सॉर्टर्स ऑफन कैच। अब देखिए, जो सबसे बड़ा हेल्थ हज़ार्ड है जो कि उन लोगों को फेस करना पड़ता है जो वूल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो लंग्स के अंदर होती है, एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि वूलन थ्रेड, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं जो सांस के साथ हमारी लंग्स में चले जाते हैं, जिन्हें हम सांस के साथ ले लेते हैं, फिर ये अंदर ये बीमारी करते हैं, एंथ्रेक्स करते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम एंड स्प्रेड्स थ्रू डर्टी वूल। अब ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है एंथ्रेक्स, और वो बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है और किससे स्प्रेड आउट होता है, फैलता किससे है, डर्टी वूल से, गंदे वूल से फैलता है। Nowadays vaccines have been developed to prevent anthrax and other respiratory infections। अब देखिए, आज के ज़माने में हमने वैक्सीन्स डेवलप कर ली हैं एंथ्रैक्स से बचने के लिए और जो भी अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंशन के लिए। Besides, people have also learned to manage animals well and prevent infections from spreading। और इसके अलावा भी हमने क्या करना, लोगों ने क्या सीख लिया है कि जो शीप्स वगैरह हैं या जो भी गोट्स वगैरह हैं, अंगोरा गोट है, अंगोरा रैबिट है, और जो कैमल वगैरह, जिन भी चीज़ों से हमें वूल मिल रहा है जिसके अंदर ये बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है जो एंथ्रैक्स बीमारी पैदा करता है, उसको कैसे हमें मैनेज करना है, उस एनिमल को कैसे रखना है, उनकी क्लीनिंग, उनकी बाथिंग, ठीक है, वो सब भी आजकल लोगों ने सीख लिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सिल्क। अब हमने वूल के बारे में पढ़ लिया कि वूल हमें कैसे मिलता है, किन एनिमल से मिलता है, और फिर जो वूल मिला हम उसको कैसे उससे वूलन क्लोथ्स बनाते हैं, क्या क्या स्टेप्स रखते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क इज़ अनदर एनिमल फाइबर दैट इज़ यूज टू मेक गुड क्वालिटी क्लोथ्स। अब देखिए, ये एक और एनिमल फाइबर है सिल्क, हमें उससे मिलता है मोथ वगैरह, ककून, जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनसे हमें सिल्क मिलता है, वो आसपास अपने ककून बना लेते हैं। तो ये भी क्या एक एनिमल फाइबर है जो कि अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाने के काम में लिया जाता है। वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म। अब जिस इंसेक्ट से हमें सिल्क मिल रहा है उसको हमने नाम दे दिया सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड शाइनी। अब जो रेशम के धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं और चमकीले, शाइनी होते हैं। लाइक वूल शिप, सिल्क ऑल्सो ट्रैप्स द हीट ऑफ द बॉडी एंड कैन देयरफॉर बी वॉर्न इन विंटर। अब देखो, वो वूल की तरह ही जो सिल्क का फैब्रिक होता है, सिल्क फाइबर होते हैं, वो भी गर्मी को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, इसलिए इसे भी हमें सर्दियों में पहनना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी गेट सिल्क। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे हमने वूल के बारे में पढ़ा कि हमें सिल्क कैसे मिलता है, फिर हम कैसे कैसे प्रोसेस से सिल्क थ्रेड बनाते हैं, वो हम अब देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। अब देखिए, सिल्क मोथ, ये जो दिख रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई जैसा है, ये सिल्क मोथ होता है। बटरफ्लाई के कंपैरिजन में इसकी बॉडी देखिए कितनी बड़ी है बीच की, ठीक है। तो ये सिल्क मोथ है। अब ये कैसे बनता है? द सिल्क मोथ गोज थ्रू सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन until it finally emerges as an adult moth. These transformation form the cycle, a life cycle of a silk moth. There are 4 main stages in the life cycle of a silk moth: egg, larva, pupa and adult moth. अब देखिए, ये जो सिल्क मोथ है ये अपनी पूरी जीवन चक्र में, पूरी अपनी लाइफ टाइम के अंदर 4 मेन स्टेजेस से होके गुजरता है, ठीक है। जैसे हम इंसान हैं, हम छोटे बेबीज़ के फॉर्म में पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है।
यानी हम 2 पैर 2 हाथों के साथ ही पैदा होते हैं, 1 सर 2 आँखें, ठीक है। लेकिन इस मॉथ में ऐसा नहीं होता। ये अपने लाइफ टाइम के अंदर 4 डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है और चारों ही जो स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं, ठीक है। तो पहली है एग, हमने पढ़ा एग, ये कहलाएगा अंडे। ये जो लीव है ना वो ग्रीन ग्रीन, ये मलबरी लीव होती है जिसके अंदर ये सिल्क मोथ अपने अंडे देते हैं। तो इसके अंदर ये अपने अंडे देंगे, फिर अंडों से ये लार्वा निकलेगा, ठीक है। फिर वो लार्वा अपने अंदर ककून बना लेगा, थ्रेड बना लेगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे कैसे बनाता है। वो प्यूपा बन जाएगा अंदर, फिर वो जो फूटेगा अंडा, ये ककून जो फूटेगा उसमें से ये मॉथ निकलता है। सो ये 4 स्टेजेस हुए, ये चारों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। सिल्क प्रोडक्शन, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। अब देखिए हम लोगों ने शिप्स की रियरिंग पढ़ी थी, उनका पालन पोषण, ठीक है। अब सिल्क वर्म्स को, ये जो कीड़े होते हैं सिल्क के कीड़े, इन्हें पालना, क्यों पालना, ताकि हम उनसे सिल्क ले सकें, सेरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। लेट अस लुक एट द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेरिकल्चर। अब कुछ स्टेप्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने वूल प्रोडक्शन में पढ़े थे वैसे ही अब हम सेरिकल्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हेल्दी सिल्क मोथ्स आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग टू गेट गुड क्वालिटी सिल्क। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग के लिए, जो रियरिंग है उसके लिए हम हेल्दी मोथ्स लेते हैं, सिल्क मोथ्स लेते हैं। देखिए इन्हें चुना जाता है पहले, फिर ये अंडे देते हैं, जो जहाँ पे भी जो फार्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो ये मोथ्स ले लेंगे, हेल्दी मोथ्स। मलबरी लीव्स आर प्रिपेयर्ड इन वाइट ट्रेज ऑन विच द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग। अब देखिए बड़ी बड़ी ट्रेज होती हैं, उनके अंदर ये लीव्स की पत्तियों को रखा जाता है ताकि ये जो मोथ है ये इनके अंदर अंडे दे सकें। मलबरी लीव्स पर ही अंडे दिए गए हैं और इन्हें ये खाकर ये बड़े होते हैं। जो लार्वा यहाँ पे निकलता है ना, ये इन्हीं लीव्स को खाकर बड़ा होता है। हैचिंग जनरली ऑकर्स ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड टेक्स अबाउट 2 वीक्स। अब देखिए हैचिंग का मतलब होता है इन एग्स में से लार्वा का निकलना, ठीक है। तो ये कब होती है, या तो स्प्रिंग सीजन में होती है और इन्हें कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। जैसे मॉथ ने इन लीव्स के ऊपर अंडे दिए हैं, अब 2 महीने बाद ही इनमें से लार्वा निकलेगा। आफ्टर हैचिंग लार्वा ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर्स कम्स आउट ऑफ द ककून। अब ये जो लार्वा है इन्हें हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। ये ककून में से निकल जाता है, यानी हाँ, फिर ये क्या है, इन लीव्स के ऊपर आ जाता है कैटरपिलर। These larvae are allowed to grow and feed on the mulberry leaves placed on the trays for almost a month। अब देखिए 2 महीने बाद इन अंडों में से ही लार्वा निकल आया, जिसे हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। फिर ये 1 महीने तक क्या है, इन्हीं ट्रेज में रहते हैं जहाँ बहुत सारी मलबरी लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सिल्क वर्म है, या कहो आप इन्हें लार्वा या कैटरपिलर, ये इसको क्या है, मलबरी लीव्स को खाते हैं और बढ़ते हैं। At the end of feeding, the larva becomes mature and start preparing for the next stage. Twigs and rakes are placed on the tray so that caterpillars can spin cocoons on them. अब देखिए फीडिंग के एंड में, यानी 1 महीने के बाद क्या होता है, जब लार्वा अच्छे से मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए ये जो ट्रेज में हमने मलबरी लीव्स रखी थी ना, इसके अंदर हम छोटी छोटी ट्विग्स और है ना रैक्स भी रखते हैं छोटे छोटे, ताकि क्या कर सके, जो लार्वा, जो मैच्योर लार्वा है, ये खुद को स्पिन यानी घुमा सके। क्यों घुमाएगा, अभी अपन पढ़ते हैं क्यों करता है ये खुद को ऐसा। 4th पॉइंट में देयर आर 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ ए कैटरपिलर विच सीक्रेट्स फिलामेंट्स। अब देखिए ये जो कैटरपिलर है या लार्वा का हो, मैच्योर लार्वा, इसके जो सर के ऊपर 2 टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो एक पतला सा फिलामेंट प्रोड्यूस करती हैं। दीज फिलामेंट्स हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर्मिंग सिल्क फाइबर्स। अब देखिए जब ये हेड में से अपना ये फिलामेंट रिलीज़ कर रही है, जैसे स्पाइडर निकालती है ना वेब, जाला निकालती है, वैसे ही इसके हेड में से एक फाइबर निकलता है। तो जब वो हवा के संपर्क में आता है, यानी हवा के प्रेजेंस में आता है, ऑब्वियसली हेड से फिलामेंट निकलेगा तो एयर में निकलेगा एनवायरनमेंट में, तो वो एयर इसे हार्ड बना देती है। Spinning of cocoons takes about a week. And the caterpillar itself hides within the cocoon and prepares for its adult stage. अब देखिए अब ये क्या करते हैं, ये जो फिलामेंट है ये इसके ऊपर आपस में स्पाइन यानी आपस में पूरा राउंड करके अपने आप को इसके अंदर कवर कर लेते हैं। ये जो कैटरपिलर है, लार्वा है, इसके हेड से फिलामेंट निकलेगा। फिलामेंट निकलने के बाद हवा के कांटेक्ट में आने पे हार्ड हो जाएगा। फिर ये इसे अपने ऊपर आसपास बुन लेंगे और अपने आप को इसके अंदर पैक कर लेंगे। तो इसमें कम से कम कितना, 1 हफ्ता लगता है पूरे कैटरपिलर को अपने ऊपर जाल बुनने में। ठीक है, एडल्ट एज। नाउ
Cocoons are harvested well before the adult moth hatches from it. They are then put in boiling water. The heat kills the caterpillar inside the cocoon and loosens the silk fiber. The fibers are pulled from the cocoons and twisted together to make a strong thread that is wound on a reel. The threads are then dyed and woven to make the silk fabric. अब देखिए हमने जो ये cocoons बने यहाँ पे, ये जो cocoons हैं ये कुछ वक्त के बाद जब हम देखते हैं अच्छे से मैच्योर हो गए तो इन cocoons को हम लोग गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं ताकि इनके अंदर जो कैटरपिलर प्रेजेंट था वो तो मर जाए और जो ये जो हार्ड हुआ था फाइबर एयर के कांटेक्ट में आने पर ये थोड़ा नरम हो जाए, लूज़ हो जाए। फिर क्या होते हैं, इन्हें मील्स के अंदर डाला जाता है और यहाँ इनको ऐसे व्हील देखो दिख रहा है ना कि ककून्स के अंदर से क्या करता है, इस वायर को खींच लेता है, इस फाइबर को खींच लेता है तो ये लंबा लंबा फाइबर हमें मिल जाता है। फिर हम इस फाइबर को आपस में जोड़कर रेशम के धागे बनाते हैं। जैसे आपके घरों में जो प्रेजेंट होते हैं ना धागे, मम्मा के पास गिट्टा जो प्रेजेंट होता है सिलाई मशीन में जो लगा होता है वो भी बहुत सारे फाइबर्स का मिलके बना होता है, वैसे ही सिल्क फाइबर को बनाया जाता है। अब देखिए डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क मॉथ्स गिव्स अस डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क। अब अलग अलग वेराइटीज़ के सिल्क मॉथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने वूल में पढ़ा था बैक्ट्रियन कैमल होता है, लामा, अल्पाका, ये सब अलग अलग टाइप का हमें वूल देते हैं। वैसे ही अलग अलग टाइप के भी सिल्क मॉथ प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें अलग अलग टाइप का सिल्क मिलता है। टसार, मुगा एंड कोसा आर सम कॉमन वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। अब देखिए यहाँ 3 वेराइटीज़ आई हैं, एक है टसार, दूसरा है मुगा और तीसरा है कोसा। नाउअडेज आर्टिफिशियल सिल्क एंड वूल आर ऑल्सो सोल्ड इन द नेम ऑफ सिल्क। आजकल क्या है, नकली आर्टिफिशियल सिल्क भी बेचा जा रहा है। हमने पढ़ा था रेयन एक आर्टिफिशियल सिल्क है। वी कैन ईजिली फाइंड आउट वेदर एन फाइबर इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल बाय सिंपली बर्निंग ए पीस ऑफ थ्रेड फ्रॉम द फैब्रिक। प्योर सिल्क और वूल विल बर्न विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। अब देखिए अगर हमें किसी भी आर्टिफिशियल और नेचुरल को हमें जो नेचुरल फाइबर है उसको देखना है कि कौन सा आर्टिफिशियल है यानी केमिकली बनाया गया है और कौन सा नेचुरल है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो फैब्रिक है उसमें से एक धागा ले लीजिए और उसे जलाइए। अगर उसकी स्मेल एक जले हुए बाल जैसी आ रही है उसमें से, तो समझ जाइए कि ये एक नेचुरल और प्योर सिल्क है या वूल है। हेल्थ हज़ार्ड्स इन सेरिकल्चर। अब देखिए यहाँ पे कुछ हेल्थ हज़ार्ड्स दिए गए हैं। There are many health hazards associated with the silk production. Some of the various serious ones are given below. First, a worker handling dead worms with bare hands tend to suffer from various infections. अब देखिए हमने ऊपर इसे गर्म पानी में ककून को डाला था। अब जो भी वर्कर्स क्या कर रहे हैं, नंगे हाथों से इन ककून को हैंडल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। Dipping bare hands into hot water to check the silk threads can cause blisters and wounds. These wounds, if left untreated, can also lead to further infections. अब देखिए अगर वर्कर्स अपने नंगे हाथ यानी बिना ग्लव्स पहले इन गर्म पानी में डाल देंगे तो उनको क्या हो सकता है, जल सकते हैं उनके हाथ, ठीक है। और अगर उन जले हुए हाथों से वो और काम करेंगे आगे, ठीक है, अगर उन्हें इस टाइम पर मेडिसिन या एड प्रोवाइड नहीं हुआ तो वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है उनके हाथों का। Workers have to stand for several hours while pulling out silk threads from cocoons and reeling them. This can cause health issues such as back aches and spine problems. Constantly passing fine strands of thread through eyelets in order to reel the fibers can also cause strain on the eyes leading to eye defects. अब देखिए इन फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं ये छोटे छोटे ककून्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो इनमें से इनको थ्रेड को पुल करना पड़ता है, ये व्हील चलाते हुए, चक्री चलाते हुए। तो क्या है, इन्हें खड़े रह के ही काम करना पड़ता है, इसलिए इनको इनकी बैक एक्स हो सकते हैं यानी पीठ में दर्द होना, या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इनको वर्कर्स को हो सकते हैं। अब ये जो फाइन थ्रेड्स होते हैं यानी बारीक जो धागे होते हैं, इनके ऊपर बहुत देर तक नज़र गड़ाए रखने से भी क्या है, हमें आँखें हमारी अकड़ सकती हैं, आँखों के आई डिफेक्ट्स हो सकते हैं उन वर्कर्स को जो इन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। Usually there is poor air circulation in silk factories. Fumes of boiling cocoons can cause breathing problems like asthma, bronchitis and other respiratory infections. देखिए हमने पढ़ा था ऊपर कि हवा के कांटेक्ट में आने पर ये जो फिलामेंट है ये हार्ड हो जाता है, इसलिए जो सिल्क फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ का एयर सर्कुलेशन बहुत कम होता है ताकि ये ककून हार्ड ना हो जाए, ठीक है। एक तो ये परेशानी होती है उन वर्कर्स को क्योंकि वहाँ पे एयर सर्कुलेशन बहुत पुअर होता है। दूसरा, जब हम इन्हें गर्म पानी में डालते हैं, ककून्स को उबालते हैं, तो इनमें से कुछ भाप और फ्यूम्स निकलते हैं। फ्यूम्स का मतलब होता है जिसे धुआं निकलता है ना, वैसा धुआं। तो ये जो धुआं है अगर हम वर्कर्स इनको सांस के साथ ले लेंगे तो उन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। ये लंग्स में होने वाली बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक।
आज हमने हमारी वीडियो में वूल प्रोडक्शन और सिल्क प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही।